नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। एक गीत मैं सुन रहा था आज। 1966 में एक फिल्म आई थी दो बदन। आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत? गीत की गज़ल कहें, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। शकील साहब के बोल हैं, रवि साहब का संगीत, मनोज कुमार जी के ऊपर पिक्चराइज जो रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ है। मेरा फेवरेट सॉन्ग है दोस्तों। ये जो गज़ल है असल में फिल्म घूंघट के लिए रिकॉर्ड की थी मुकेश जी की आवाज़ में, लेकिन उसमें नहीं थी सिचुएशन। फिर बाद में रफ़ी साहब की आवाज़ में आई दो बदन में। इसकी ये कहानी है छोटी सी। अब जब ये गीत या गज़ल हमने सुनी तो जहन में फिर ख्याल आया मनोज कुमार साहब का, रफ़ी साहब का। तो सोचा एक प्रोग्राम बनाएं, इन दोनों का एसोसिएशन कैसा रहा। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं, राज दिल उनसे छुपाया न गया, प्यार दिल तड़पे तड़पाए। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी रात जुल्फों को हटा ले चेहरे से, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे रेशम की डोरी हो, कहाँ जय हो निंदिया, कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, कभी खो गया किनारा। मनोज कुमार जी किस तरह से फिल्मों में आए, दिलीप कुमार साहब से मुतासिर थे, फिर वो आए और धर्मेंद्र वो तकरीबन साथ आए। फिर फैशन फिल्म से शुरुआत की, फिर कई फिल्में आईं, पंचायत, चांद, हनीमून, शादी, और फिर हरियाली और रास्ता से उन्हें पहचान मिली। स्थापित उससे भी नहीं हुए थे, स्थापित तो वो बाद में हुए थे 1965 के आसपास, उस पर बात करेंगे। मनोज कुमार साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी नहीं ली जितनी शम्मी कपूर साहब ने, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार या जॉनी वॉकर जी ने ली है। एसोसिएशन रहा है, काफ़ी गीत गाए रफ़ी साहब ने, मशहूर गीत गाए हैं, लेकिन मनोज जी मुकेश जी की आवाज़ को भी लेते थे, हम जानते हैं। वो शुरू ही से लेते थे। रेशमी रुमाल फिल्म का गीत, गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, और फिर महेंद्र कपूर साहब की आवाज़, उपकार हो, पूरब और पश्चिम हो। असल में जब कोई नया आता है तो हीरो या कोई भी आर्टिस्ट, तो उसकी इतनी नहीं चलती जब तक उसका कद ना हो जाए। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता है, म्यूज़िक डायरेक्टर जो होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर वो जो कहता है वो होता है। तो शुरुआत में रफ़ी साहब ही की आवाज़ चल रही थी, 90% गीत रफ़ी साहब ही गाते तो वो गा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बताएं कि मनोज कुमार को जब कामयाबी नहीं मिली हरियाली और रास्ता तक, हालांकि वो भी शंकर जयकिशन का संगीत था इसलिए फिल्म वो काफ़ी मशहूर हुई, तब तक रफ़ी साहब के गीतों से उन्हें थोड़ी उपलब्धि मिल रही थी। जो फिल्में उनकी आ रही थी धीरे धीरे, उसमें रफ़ी साहब के एक न एक गीत होते थे 1964-63 तक। नकली नवाब का तुम पूछते हो इश्क, अपना बना के देखो, राज दिल उनसे छुपाया न गया, तो ये गीतों से वो थोड़ा लाइमलाइट में थे। हरियाली और रास्ता पूरी तरह से उनकी फिल्म नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया। संगीत का बहुत बड़ा हाथ था, माला सिन्हा जी थी। जिस फिल्म ने उन्हें स्थापित किया, या ये कहें कि उनकी ज़िंदगी को मोड़ दिया, उन्हें एक नई पहचान दी, वो 1965 है। इसमें उनकी कई फिल्में आईं, जिसमें गुमनाम आती है। गुमनाम में वैसे लता जी का गीत बड़ा ज़बरदस्त था, गुमनाम है कोई, और दूसरा महमूद साहब के ऊपर, हम काले हैं, तो जिसे मनोज कुमार साहब नहीं चाहते थे, क्योंकि जब तक वो स्थापित हो चुके थे थोड़े बहुत, तो वो समझ रहे थे कि गीत बहुत मशहूर हो जाएगा, तो हीरो तो मैं हूँ। लेकिन उसी फिल्म में जाने चमन जो हेलन जी के साथ है, जो पिक्चराइज है, शोला बदन, नंदा जी, जो गीत रफ़ी साहब ने गाए वो भी दोस्तों कम मशहूर नहीं हो गए। तो गुमनाम फिल्म ने भी मनोज कुमार को नाम दिया। लेकिन और भी फिल्में आई, पूनम की रात वगैरह, अच्छे गीत रहे। लेकिन शहीद फिल्म जो आई, प्रेम धवन साहब, आहा, इस फिल्म में मनोज जी को एक नई दिशा दी देशभक्ति की। उसके बाद फिर हम जानते हैं उपकार, पूरब और पश्चिम, उनकी एक पहचान बन गई। लेकिन
इस फिल्म में आवाज़ रफ़ी साहब की थी। रफ़ी साहब के इसमें काफ़ी गीत थे, लेकिन मनोज जी के ऊपर 2 गीत खास, एक सरफरोशी की तमन्ना और एक ए वतन, जो फिल्म में 2-3 बार होता है। तो ये हम कह सकते हैं 100% कि रफ़ी साहब शुरू में भी जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, और इसी फिल्म से जिसमें उन्हें एक अलग मुकाम दे दिया, जिस फिल्म ने, रफ़ी साहब की आवाज़ का बहुत बड़ा दोस्तों रोल है। शहीद से फिर उपकार, पूरब और पश्चिम, दिशा बदल गई। यहाँ तक कि उस वक्त जब प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने कहा कि आप जय जवान जय किसान इस पर फिल्म बनाइए, तो फिर उपकार बनी, ये सब जानते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मनोज कुमार जी मुकेश जी की आवाज़ को लेते थे, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ को लेते थे, शुरू में तो मुकेश जी की आवाज़ को। उधर फिर उन्होंने जो काम करना शुरू किया कल्याण जी आनंद जी के साथ, तो वो भी रफ़ी साहब को बहुत कम लेने की कोशिश करते थे। जहाँ मजबूरी होती थी, ज़रूरी होता था, वो तो लेते ही थे। जैसे कि हिमालय की गोद में तू रात खड़ी थी छत पे, तो वो रफ़ी साहब ही गा सकते थे, और उन्होंने गाया। क्योंकि मनोज जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे फुर्तीले गीत, जोशीले गीत कम हैं, या तो सैड हैं या बहुत ज़्यादा ऐसा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डांसिंग वगैरह में अगर आप देखें, इतने गीत नहीं हैं कि हम शम्मी कपूर से कंपेयर करें, या शशि कपूर से, या राजेंद्र कुमार से। तो वो फिर गीत गवाया कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब से। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी वो रफ़ी साहब की आवाज़ को लेते। तो उन्होंने ऐसा और भी एक्टर्स के साथ किया, चाहे जॉय मुखर्जी जी चाहता है हो, या गोपी में दिलीप कुमार के साथ। खैर, जब ये दोनों साथ आ गए, मनोज कुमार और कल्याण जी आनंद जी, तो फिर उपकार, पूरब और पश्चिम, फिर उसमें तो क्योंकि मनोज कुमार जी भी रफ़ी साहब की आवाज़ को नहीं लेना चाहते थे ज़्यादा, तो फिर हालांकि बैकग्राउंड में लेना पड़ा। उपकार में ही रफ़ी साहब की आवाज़ है बैकग्राउंड में, अगर आप सुने जंग के दौरान जो आवाज़ रफ़ी साहब की, क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती तो वहाँ लेना ही पड़ता था। ऐसे बैकग्राउंड में कई हैं, पहचान में पैसे की पहचान, यहाँ दो बदन के आखिर में रफ़ी साहब ने, जो आपने सुना होगा आखिर में गूंजती है रफ़ी साहब की आवाज़। तो अलग अलग डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, लेकिन कल्याण जी आनंद जी भी रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा नहीं लेते थे। अगर मुकेश जी मिल जाएं, महेंद्र कपूर जी, और इन दोनों ने भी बहुत अच्छा गाया, ये बात भी हम आपको यहाँ क्लियर कर दें। अब कुछ ऐसे गीत हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, फिल्में आती जा रही थी, एक दो गीत तो रफ़ी साहब के होते ही थे। यानी कि उपकार जब आ रही थी, या पूरब और पश्चिम, इसके बीच में साजन फिल्म, और भी जो फिल्में आ रही थी उसमें, जैसे कि पत्थर के सनम का टाइटल सॉन्ग मनोज कुमार यही चाहते थे कि सारे गीत मुकेश जी ने गाए थे, तो ये भी मुकेश जी गा दें। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा ये हमने रफ़ी साहब को नज़र में रख के बनाया है, तो वो भी अड़ गए। लेकिन बाद में फिर रफ़ी साहब ने गाया, और मनोज कुमार जी को ये मानना पड़ा कि रफ़ी साहब ने क्या खूब गाया। दोस्तों, इस गीत ने पहचान दिला दी। के सनम तुझे हमने मोहब्बत का में करता मोहब्बत कोई नहीं, लब निकल गया है तो पहचानते नहीं, आन चमन शोला बदन पहलू में आ, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी, दूर रह कर ना करो बात करीब, रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकले, हम सा ना हो कोई दीवाना, किसी के हिस्से में जाम आया नसीब, सोनिए धीरिए। सावन की घटा के गीत को कौन भूल सकता है, जुल्फों को हटा लो, शब में वो मनोज कुमार जी गा रहे हैं, शर्मिला टैगोर जी के लिए ओपी नैयर का संगीत है। ओपी नैयर आप सोचिए, मनोज कुमार जो मैंने आपको कहा इतने लटके झटके नहीं थे, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ थी। तो ये गीत आ रहे थे बीच में। दूसरी तरफ वो अपना काम कर रहे थे, अपनी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाद में हो गए तो फिर उसमें भी बिजी हो गए थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब उनके लिए गा रहे थे। चाहे साजन में, रेशम की डोरी, और भी जो गीत आ रहे थे छन छन के बीच में, रफ़ी साहब गा रहे थे। दो बंधन के गीतों का तो मैं जिक्र शुरू में मैंने आपसे किया। तो तकरीबन 40-45 गीत रफ़ी साहब ने गाए मनोज कुमार जी के लिए, उसमें कुछ बैकग्राउंड के भी हैं। फिर बाद में शोर फिल्म, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है शोर में, लेकिन उसमें भी मुकेश जी की आवाज़ है, क्योंकि फिर मनोज जी की शख्सियत बड़ी हो गई थी, तो वो कह सकते थे कि नहीं मुझे ये आवाज़ लेनी है, ये नहीं लेनी। तो हालांकि लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल ज़्यादातर यूज़ करते थे,
रफ़ी साहब की आवाज़ को हम ये जानते हैं, उसमें वो नहीं माने थे पत्थर के सनम में, लेकिन 70 तक आते आते मनोज कुमार जी का बहुत बड़ा नाम हो गया था। फिर बाद में तो फिर रफ़ी साहब भी कम गाने लगे और वो भी फिर इतने बड़े हीरो नहीं रहे, क्योंकि फिर दूसरे आ गए थे, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र वगैरह चल रहे थे ज़्यादा। और अमानत फिल्म जो बाद में थोड़ी सी लेट रिलीज़ हुई, उसमें रफ़ी साहब ने काफ़ी गीत गाए, साहिर साहब के बोल, रवि जी का म्यूज़िक था, वो तो रफ़ी साहब को नहीं छोड़ते थे। उसके सारे गीत जो है गाने बड़े मकबूल हुए, दूर रह कर न करो बात और मतलब निकल गया है, तो मतलब निकल गए तो मनोज जी का फेवरेट गाना है, और तकरीबन शायद यही वो आखिरी गीत है जो रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया है, ऐसा मनोज जी भी बताते हैं। बहरहाल अगर हम देखें जो फिल्में आई 60s में और 50s, लेट 50s में और 70s में, उसमें रफ़ी साहब ने बीच बीच में गाए हैं गीत मनोज जी के लिए, जो बड़े मशहूर हुए दोस्तों। मनोज जी रफ़ी साहब को याद करते हुए बताते हैं कि वो इतने सीधे इंसान थे, इतने बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े हम्बल रहते थे, कि मनोज जी उनको याद करते हैं, जो तकरीबन रफ़ी साहब के बारे में सभी बोलते हैं। लेकिन एक किस्सा मनोज जी बताते हैं कि शिरडी के साईं बाबा जो फिल्म बनाई थी 1977 में, उस वक्त रफ़ी साहब को बुलाया गया था चैरिटी शो के लिए इस फिल्म की। सत्य साईं बाबा जी ने कहा मनोज कुमार जी से कि अगर रफ़ी साहब आए तो अच्छा है। पे शो हुआ, रफ़ी साहब उसमें आए और 1 घंटे तक पब्लिक के सामने 1 घंटे तक मन तड़पत हरि दर्शन को आज जो बेजू बावरा का भजन है वो लोगों को खूब सुनाया, और लोग रुक गए, बैठ गए, थम गए सब लोग। ऐसा रफ़ी साहब ने गाया। मनोज जी यही बताते हैं कि रफ़ी साहब कभी कोई मज़हब में भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए सब बराबर थे, सब बराबर थे। तो ये किस्सा उन्हें याद है, और वो तस्वीर भी आपने देखी होगी मनोज जी की है, सत्य साईं बाबा जी और मनोज कुमार और रफ़ी साहब, वो बड़ी कॉमन सी तस्वीर है, आराम से देखने को हमें मिल जाती है। तो दोस्तों ये सफ़र रहा मनोज कुमार जी का रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब ने मनोज जी के लिए इतने गीत नहीं गाए जितने दूसरों के लिए गाए, लेकिन जितने भी गाए वो बहुत मशहूर हुए, और कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका एक एक गीत ही पारस बन गया, जैसे कि पत्थर के सनम तुझे हमने, या सावन की घटा का जुल्फ़ों को। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, और आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपकी राय है क्या नहीं है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मनोज कुमार जी ने बाद में अपनी राह पकड़ी और बड़े मशहूर वो ज़रूर हुए, लेकिन शुरुआत के दिनों में और जिस फिल्म ने उन्हें स्थापित किया, शहीद ने, तो उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ ही की ताकत है, पहचान है, जिन्हें उन्हें एक अलग मोड़ दिया, एक अलग पहचान दे दी देशभक्ति की। ये एक सच्चाई है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं ये हमें कमेंट्स करके बताइए। आज अब इस प्रोग्राम को अब कहीं तो संपन्न करना ही है, तो यहीं करते हैं। फिर मुलाकात होगी, किसी और कलाकार को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। आप किस पर प्रोग्राम देखना सुनना चाहते हैं बताइए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़।